नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है के बारे में, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। बच्चों, इस निबंध पर चर्चा करने से पूर्व हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी रचना हो, उसको समझने से पहले, उसको पढ़ने से पहले हमें उस रचनाकार के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी रचना पर पड़ता है। इसलिए किसी भी रचना को समझने के लिए उस रचनाकार के व्यक्तित्व को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक थे। भट्ट जी का जन्म जून 1844 ईस्वी में हुआ और हिंदी के सफल निबंधकार तो ये थे ही, पत्रकार, नाटककार और कहानीकार के रूप में भी भट्ट जी को जाना जाता है। बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने करीब 1000 निबंध लिखे। कुछ लोग उन्हें हिंदी का एडिशन भी कहते हैं। विषय की दृष्टि से देखें तो बालकृष्ण भट्ट ने राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखे। उन्होंने साधारण से साधारण विषय पर भी लेखनी चलाई, तो गंभीर विषयों पर भी उन्होंने निबंध लिखे। एक सफल निबंधकार के रूप में ही नहीं, एक पत्रकार के रूप में भी वे जाने जाते हैं। बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था, जिसे उन्होंने 33 वर्षों तक निकाला। वे लेखक होने के साथ साथ देखिए पत्रकार भी थे। पत्रकारिता और लेखन उनके लिए एक मिशन था, जो हिंदी के विकास और राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने ग्रहण किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी भट्ट ने बाबू श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी के साथ कार्य किया। बालकृष्ण भट्ट को बच्चों आज की जो गद्य प्रधान कविता है, इसका जनक भी माना जाता है। भट्ट जी हिंदी के पहले ऐसे निबंधकार हैं जिनके निबंधों में आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधानता एवं कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। व्यक्तित्व के बारे में हम बात करें बच्चों, तो बालकृष्ण भट्ट की माता उनके पिता की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी थी, और उनका जो प्रभाव है वो भट्ट जी पर पड़ा था। बालकृष्ण भट्ट अपने सिद्धांतों एवं जीवन मूल्यों के प्रति इतने दृढ़ थे कि जब ये स्कूल में थे तब एक बार प्रधानाचार्य जी से इनका विवाद हुआ, और जिसके कारण इनका स्कूल जाना बंद हुआ। फिर ये घर पर ही अध्ययन करने लग गए। यानी अपने विचारों पर ये बहुत ही दृढ़ रहते थे और अपने सिद्धांतों पर किसी को हावी नहीं होने देते थे, और उनका यही स्वभाव कालांतर में भी रहा। और अपने इसी तरह के स्वभाव के कारण देखिए उन्हें अपने अध्यापक पद से भी त्यागपत्र देना पड़ा। तो बालकृष्ण भट्ट ऐसे दृढ़ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जो अपने सिद्धांतों के अनुसार चलते थे। अब जीवन मूल्यों के प्रति दृढ़ता उनके मन में थी, और इस पर, अपने सिद्धांतों पर वे किसी को हावी नहीं होने देना चाहते थे। ये इस तरह का जो व्यक्तित्व था वो बालकृष्ण भट्ट का था। आज हम उनके निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। यह जो निबंध है वो भट्ट जी का एक प्रमुख निबंध है तथा उनके आलोचना विषयक चिंतक का परिचायक है। निबंध का पहला वाक्य, जिसमें भट्ट जी ने लिखा कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों की हृदय का आदर्श रूप है। इस वाक्य का जो भाव है बच्चों, उन्हीं भावों की प्रतिगूंज पूरे निबंध में हमें दिखाई देती है। इस निबंध में भट्ट जी ने यह कहना चाहा कि यदि हम किसी भी साहित्य को समझना चाहते हैं तो उस समय की परिस्थितियों को जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि साहित्य में उस समय की जनता की चित्तवृत्तियों, मनोभावों का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो साहित्य के स्वरूप पर सही तथा व्यापक दृष्टि से विचार इस निबंध में भट्ट जी ने किया है। उन्होंने
कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के आदर्शों और परंपराओं को प्रकाशित करता है। समय समय पर समाज में भाव तथा विचारों के क्षेत्र में जो उथल पुथल मची है, साहित्य में उस समय की उथल पुथल का कच्चा चिट्ठा हमें दिखाई देता है। साहित्यकार चूंकि बच्चों अपने युग से संपृक्त होकर साहित्य सृजन करता है, अपने युग से जुड़कर वह साहित्य की रचना करता है। अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर साहित्यकार साहित्य रचना करता है। यही कारण है कि किसी भी जाति या राष्ट्र का साहित्य उस समय के भाव का चित्रपट होता है। साहित्य के माध्यम से हम किसी जाति के तत्कालीन भाव विकास का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इतिहास और साहित्य में मूलभूत अंतर होता है। इतिहास तथ्यपरक होता है और साहित्य भावपरक होता है। इतिहास तो केवल भारी घटनाओं का ही लेखा जोखा रखता है, किंतु जो साहित्य होता है उसमें मानसिक उतार चढ़ाव, भाव परिवर्तन आदि क्षमताओं का लेखा जोखा हमें दिखाई देता है। प्रस्तुत निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक के विकास क्रम में जनसामान्य की चित्तवृत्तियों तथा उनके साहित्य पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित किया है और विश्लेषित करने का प्रयास किया है। तो साहित्य के स्वरूप को समझने के लिए किस तरह से साहित्य पर जनता के मनोभावों का प्रभाव पड़ता है, किस तरह साहित्य अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर रचा जाता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस बात को विश्लेषित करने के लिए देखिए भट्ट जी ने वैदिक काल से आधुनिक काल तक के समाज पर चर्चा की है और साहित्य के रूप को समझाने का प्रयास किया है। तो निबंध में उनके जो विचार है उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों। जैसे सबसे पहले वैदिक साहित्य पर उन्होंने चर्चा की और वैदिक साहित्य के बारे में देखिए क्या कहते हैं भट्ट जी। उन्होंने कहा कि वेद साहित्य आर्यों का अति प्राचीन साहित्य है। वेदों के अध्ययन से हम प्राचीन आर्यों की रीति नीति, उदारता, भोलापन, निष्कपट व्यवहार आदि के विषय में स्पष्ट संकेत प्राप्त करते हैं। वेदों में उन आर्यों के हृदय का हम विकास देख सकते हैं जो मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज में आंतरिक भेद तथा वर्ण व्यवस्था के पोषक नहीं थे। वर्ण व्यवस्था को भी उन्नति अवनति का आधार नहीं मानते थे। न वे कपिल और कणाद के समान प्राकृतिक तत्वों की खोजबीन में ही निमग्न थे। यानी बच्चों, वैदिक काल के समय में जो आर्य लोग थे वो निष्कपट भाव से एक दूसरे से प्रेम करते थे और साथ साथ रहते थे। वेदों में उस समय के आर्यों के जीवन में कृत्रिमता, कपटवृत्ति, बनावट इनके दर्शन नहीं होते। उस समय के जो आर्य लोग थे इनका जीवन बहुत ही सरल था, सहज था और प्रातःकालीन सूर्य को अज्ञेय शक्ति का स्रोत इन्होंने समझा। प्रभात काल में पक्षियों की चहचहाट में उन्होंने सामवेद का संगीत सुना और प्रबल वेग से बहने वाली वायु को इन्होंने ईश्वर शक्ति समझकर उसकी स्तुति की। तो यानी जो प्राकृतिक, जो रहस्यात्मक जो शक्ति थी उसी को इन्होंने ईश्वर समझा उस समय के आर्य लोगों ने। और वेदों के एक एक अक्षर से उस समय यानी तत्कालीन समाज की सरलता, भोलापन और उदारता हमें दिखाई दे जाती है। वैदिक समाज ईश्वर भय और प्रकृति प्रेम से संपन्न था। तो जिस तरह के वैदिक काल में आर्य लोग थे उनका व्यवहार था, इसको हम वैदिक साहित्य में देख सकते हैं। उपनिषद साहित्य, वैदिक आर्यों ने प्राकृतिक पदार्थों का अनुसरण करते हुए ईश्वर के विषय में चिंतन करना प्रारंभ किया और इस ईश्वर चिंतन के फलस्वरूप जिन भावों का उदय हुआ वे भाव उपनिषद साहित्य में समाहित है। देखिए क्या कहते हैं भट्ट जी उपनिषद साहित्य के बारे में। उन्होंने कहा कि जब आर्यों का समाज बढ़ने लगा और लोगों की रीति नीति और बर्ताव में विभिन्नता आने लगी तो लोगों को आचरणगत एक सूत्रता में बांधे रखने के लिए इस समय सामाजिक नियमों का विधान किया गया, जिन्हें हम स्मृतियों के नाम से जानते हैं।
मनु, अत्रि, याज्ञवल्क्य आदि ने सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिक और धर्म संबंधी नियमों को जन्म दिया। गौतम, कणाद, कपिल ये जो ऋषि थे, इन्होंने अपने चिंतन को व्यवस्थित करके इस समय दर्शन शास्त्र की नींव डाली। यहाँ तक कि साहित्य में तो देखिए बच्चों, वेदों की भाषा का ही अनुकरण होता रहा, किंतु अब धीरे धीरे भाषा में सरलता, कोमलता और सहजता आती जा रही थी। यद्यपि यह भाषा वैदिक भाषा ही थी, किंतु स्मृतियों में उसका रूप कुछ बदल गया था। संस्कृत के दो रूप प्रचलित होते चले जा रहे थे, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। पाणिनि ने देखिए संस्कृत का ऐसा व्याकरण तैयार किया जो वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार की संस्कृत के लिए कामधेनु है। तो इन ग्रंथों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा थी। तो वैदिक साहित्य के बारे में, उपनिषद साहित्य के बारे में चर्चा करने के पश्चात देखिए ये निबंध के अंतर्गत फिर चर्चा करते हैं रामायण और महाभारत काल के बारे में। भट्ट जी कहते हैं कि वेदों और उपनिषदों के बाद रामायण और महाभारत को साहित्य के महान ग्रंथों में स्थान मिला और इन ग्रंथों से तत्कालीन सभ्यता के नए रूप और धीरे धीरे उसके जर्जर होते स्वरूप का ज्ञान होता है। रामायण काल के प्रधान पुरुष श्री रामचंद्र थे और महाभारत काल के नायक भगवान श्री कृष्ण थे। बच्चों, रामायण और महाभारत के समय में समाज के हार्दिक विकास के अंतर को हम स्पष्ट देख सकते हैं। एक था रामायण काल, जहाँ पर दो भाई इस बात पर लड़ाई लड़ रहे थे कि राज्य सिंहासन दूसरे भाई को दिया जाए। रामायण काल में दो भाई राज्य सिंहासन त्याग कर अपने दूसरे भाई को देने के लिए विवाद कर रहे थे। राम अपने छोटे भाई भरत को राज्य ग्रहण करने के लिए मना रहे थे और भरत अयोध्या का राजमुकुट बड़े भाई के चरणों में समर्पित कर रहे थे। वहीं देखिए महाभारत काल में क्या होता है। महाभारत काल में दो भाई राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध करने को लालायित हैं। सुई की नोक के बराबर भी वे अपने भाई को जमीन नहीं देना चाहते थे और जिसका परिणाम आप सभी जानते हैं, भयंकर युद्ध के रूप में हमारे सामने आता है। बच्चों, रामायण काल में जो अवगुण माने गए वह महाभारत काल के गुण हो गए। महाभारत में वेदव्यास ने अपने कार्य साधन के लिए जो भी जोड़ तोड़ को सिद्ध करने का साधन बताया, वहां केवल राजनीति की छल प्रवंचना है और यही जो है वो महाभारत काल में गुण माने गए। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे और महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे। वाल्मीकि ने अपने रामायण के नायक श्री रामचंद्र के चरित्र में जो उदारता, प्रेम, करुणा, गंभीरता और सबके प्रति संभाव का भाव समायोजित किया। उन्होंने चांडाल तक को श्री राम को गले लगाते हुए दिखाया। राज्य सुख तथा वनवास में समान सुख का अनुभव राम करते हैं, जबकि महाभारत की राजनीति के सामने आधुनिक युग के बिस्मार्क की कूटनीति भी है लगती है। तो ये भट्ट जी देखिए वैदिक साहित्य, उपनिषद साहित्य और रामायण काल और महाभारत काल के साहित्य के बारे में जो अंतर स्पष्ट करते चले जा रहे हैं, उससे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों का व्यवहार परिवर्तित होता चला गया, जैसे जैसे समाज की परिस्थितियाँ बदलती चली गई, उसी तरह से देखिए साहित्य का जो रूप है वो भी निरंतर बदलता चला गया। महाभारत काल के पश्चात देखिए जैन और बौद्ध साहित्य में किस तरह से हृदय का विकास होता है। महाभारत के उपरांत भारतीय समाज की मानसिकता में बड़ा परिवर्तन हुआ। महाभारत के बाद यहाँ बौद्धों का वर्चस्व था। ये बौद्ध वेद और ब्राह्मणों के विरोधी थे। वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, अतः उन्होंने जनप्रतिनिधि भाषा प्राकृत में अपने ग्रंथों की रचना की और धीरे धीरे यही प्राकृत भाषा उन्नति की ओर पहुँच गई और इस भाषा में अनेक साहित्य ग्रंथ रचे गए, जैसे गुणाढ्य का व्रत कथा नामक ग्रंथ प्राकृत में ही है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस भाषा की बड़ी उन्नति हुई। जैन कवियों ने भी अपने लगभग सभी ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही रचे और उस समय प्राकृत को वेद भाषा
के समान ही पवित्र समझा जाता था। पुराण साहित्य के बारे में देखिए क्या कहते हैं भट्ट जी कि जब बौद्ध धर्म का भारत में पतन हो गया तो भारत में पुराण साहित्य प्रकाश में आया। पुराण, उपपुराण और संहिताओं की रचना हुई। आज हम वैदिक धर्म से बहुत दूर निकल गए हैं। आज वैदिक कर्म का अंश मात्र भी हमारे समाज में दिखाई देता है, अंश मात्र ही हमारे समाज में दिखाई देता है। उनमें भी पुराण का प्रभाव है। आज हमारे जो छिन्न भिन्न दशा और अनेक भागों में विभक्त समाज पुराणों के ही कारण है। वैदिक साहित्य का प्रभाव जब तक हमारे जीवन पर था तब तक हम जातीयता के नियमों में बंधे रहे। पुराणों से एक लाभ यह हुआ कि वैदिक काल में प्रचलित हिंसा को समाप्त करके पुराणों ने शुद्ध सात्विक धर्म की स्थापना की। बच्चों, अनेक मत मतांतरों का जो विकास हुआ वो पुराण साहित्य की देन है। पुराणों से ही तंत्रों का जन्म और विकास हुआ। पुराणों ने भारतीय समाज को छिन्न भिन्न कर दिया था और तंत्रों ने शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादि अनेक भेदों का पोषण किया। हिंदू धर्म इतने विरोधी खेमों में बट गया कि वे एक दूसरे का अस्तित्व भी नहीं देखना चाहते थे। हिंदू समाज पहले संप्रदायों में और फिर अनेक जातियों में विभक्त हो गया। अनेक प्रकार के धर्म और मत मतांतर उसमें विकसित हो गए। वैष्णवों में राम उपासक और कृष्ण उपासक आपस में लड़ने लगे। अपनी ही भक्ति को वे अनन्य समझने लगे और यही जो रूप है उस समय के समाज का वो साहित्य में हमें परिलक्षित होता है। पृथ्वीराज रासो और पद्मावतकालीन समाज। भारत में प्राकृत काल के पश्चात पृथ्वीराज रासो और पद्मावत नामक दो साहित्य ग्रंथ महत्वपूर्ण रहे हैं और रासो की भाषा से यह बोध होता है कि प्राकृत से वर्तमान हिंदी का विकास किस किस क्रम में हुआ। जैसे समाज में मत मतांतर का विकास हुआ उसी प्रकार भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली आदि अनेक भाषाओं में बट गई। इनमें बंगाली भाषा में मधुरता और मराठी में कठोरता, पंजाबी में रूखापन दिखाई देता है। हिंदी का विस्तार इन सब से अधिक है। ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, भोजपुरी ये हिंदी के ही रूप हैं। हिंदी का साहित्य भी अन्य भारतीय भाषाओं से अधिक और समृद्ध दिखाई देता है। इस समय तक देखिए हिंदी गद्य का विकास नहीं हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट के समय तक हिंदी गद्य का व्यापक विस्तार नहीं हुआ था। भारतीय हिंदू युग से ही हिंदी गद्य का विकास होना आरंभ हुआ। तो इस निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बच्चों यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक युग के साहित्य में उस समाज के अच्छे बुरे भावों की अभिव्यक्ति रहती है। किसी भी युग के साहित्य को पढ़कर हम उस युग के समाज की आंतरिक भावनाओं, सुख दुख, प्रेम, शांति, उदारता, विद्रोह आदि को जान सकते हैं। तो अपने इस निबंध में भट्ट जी ने वैदिक काल के समाज से शुरुआत करते हुए आधुनिक काल तक के समाज के स्वरूप का वर्णन किया और यह सिद्ध किया कि जिस तरह से समाज का स्वरूप परिवर्तित होता चला गया, साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होता चला गया। तो इस निबंध में देखिए बच्चों, साहित्य के स्वरूप पर सही और व्यापक दृष्टि से विचार भट्ट जी ने किया है और समाज और साहित्य का क्या परस्पर संबंध होता है, किस तरह से भाषा परिवर्तित होती चली गई साहित्य की, क्योंकि लोगों की जो भाषा थी वो परिवर्तित होती चली गई, इसलिए साहित्य में भी भाषा का परिवर्तन दिखाई देने लगा। तो यह जो पारस्परिक जो संबंध है साहित्य और समाज का, वो भट्ट जी ने इस निबंध में विश्लेषित किया है, उसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि यह निबंध को समझने में आज के इस व्याख्यान से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।